अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। स्वागत उनका भी किया जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कंज्यूमर सेंटीमेंट के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में दिखा और कल थोड़ा रिकॉर्ड हल्का सा टूट गया। 5 के 5 दिन मतलब कल में शुक्रवार को 8 पॉइंट से सही, लेकिन डाउन नीचे बंद हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को भी और इसका असर भी? देखिए, नंबर्स तो थोड़े चिंता के विषय हैं अनिल जी। बट ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखें तो शुरुआत से नीचे आते गए और एंड में जाते हुए एक रिकवरी जरूर थी। अब वो प्रॉफिट बुकिंग थी कि क्या था, बट जो बॉटम से नैस्डैक, डाउ, S&P 500 तीनों काफी स्ट्रांगली रिकवर हुए लास्ट आधे घंटे में। अब चिंता के विषय क्या है? एक तो जैसे आपने कहा, कंज्यूमर सेंटिमेंट कई सालों के लोएस्ट लेवल पे आया। दूसरा, ये अमेरिका का कंज्यूमर सेंटिमेंट। दूसरा, जो इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो 3.2% पे रहा अगले 5 से 10 साल के लिए। तो ये मतलब कि इन्फ्लेशन अब बहुत एंकर हो रही है, कि लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन हायर फॉर लॉन्गर रहने वाली है। ये फेड के लिए चिंता का विषय हो जाता है। इससे मार्केट रिएक्शन जरूर आया। तीसरी बड़ी बात जो है डेट सीलिंग, जो आप बोलते रहे हैं, अमेरिका में एक आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है 1917 से। और ये सीलिंग 78 बारी बढ़ाई गई है। तो ये सीलिंग क्या, एक अंकुश है उनके पार्लियामेंट द्वारा कि सरकार इतना ही लोन ले सकती है मार्केट से सरकार चलाने के लिए। अगर उससे आगे आप जाएंगे तो आपको फिर से पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा और उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हर 2 साल, हर 1 साल में प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। और इस बार ही प्रॉब्लम क्या है, जैसे 2011 में था, प्रेसिडेंट एक पार्टी के हैं और पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है दूसरी पार्टी के हाथ में है। तो दोनों तरफ से पॉस्चरिंग है। बट इस बार ही चिंता का विषय और बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो अपना CNN टाउन हॉल किया उसमें सीधा उन्होंने कहा कि हमें डेट सीलिंग नहीं बढ़ाने देनी चाहिए और डिफॉल्ट होता है तो हो जाए। तो अगर इस तरह का ब्रिंकमैनशिप जो रिपब्लिकन्स हैं, बहुत राइटिस्ट वाले जो हैं, ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, वो अगर करते हैं तो हो सकता है कोई नतीजा ना निकले। जेमी डायमंड जो JP मॉर्गन के हेड हैं और काफी विख्यात बैंकर हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने कहा कि काफी गड़बड़ हो सकती है अगर ये डेट सीलिंग नहीं पारित की जाती। नॉर्मली क्या होता है, 78 बारी हुई है 1917 से अभी तक। थोड़ी बहुत पोस्चरिंग होती है, पॉलिटिकली नोक झोंक चलती है, उसके बाद पारित कर दी जाती है। तो मार्केट अभी भी उससे विचलित नहीं है। मार्केट तटस्थ है बिल्कुल, कि ठीक है ये हो जाएगा। जून 1 की बात कर रही है जैनेट येलन, बट उनकी जेब में 400-500 बिलियन डॉलर तो जेब झटकेंगे तो निकल आएगा। तो जुलाई तक हमारे पास टाइम है एटलीस्ट। हो सकता है शायद अगस्त के लिए भी पैसे हों। बट ये जो हो रही है बातचीत, इससे कभी ना कभी मार्केट एक लेवल आएगा जब मार्केट इससे थोड़ा बिगड़ने लग जाएगा। चौथी बात जो है कि अर्निंग्स, आप कह सकते हैं कि S&P 500 के 78% कंपनियां अनुमान से बेहतर या अनुमानित लेवल्स पे आए। बट ये था क्योंकि एनालिस्ट ने घटाए हुए थे अनुमान। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो है इस तिमाही में S&P 500 का 3.7% गिरा है साल दर साल। तो लोग कह रहे हैं 3 क्वार्टर्स हो गए अनिल जी, पहला क्वार्टर इस साल का और 2 क्वार्टर पिछले साल के, 3 तिमाही के लिए ऑलरेडी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है S&P 500 का वो नेगेटिव में रहा है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो दर्शा रहे हैं यूएस रिसेशन में आ चुका है। और अगले क्वार्टर के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, 7% गिरावट है प्रॉफिट्स में। तो ये 2011 के बाद ऐसा माहौल बन रहा है। कोविड के टाइम भी 3 क्वार्टर ही अर्निंग्स गिरे थे, चौथे क्वार्टर तक अर्निंग पॉजिटिव में आ गए थे। तो ये 3 क्वार्टर हो गए नेगेटिव अर्निंग्स के, अगले क्वार्टर भी 7% का एक बड़ा आंकड़ा है गिरने का। तो और पांचवी बात है,
फिर से जून 14 का प्रोबेबिलिटी, जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे गुरुवार को कि 4% ही रह गया जून में रेट बढ़ने का, तो नहीं होगा, वो फिर से 20% हो गया, क्योंकि बहुत वक्तव्य आए फेड के वक्ताओं के। और इस हफ्ते तो पावल भी बोलेंगे, बेन बेर्नांके के साथ उनकी पैनल डिस्कशन है फ्राइडे को, वो बहुत क्लोजली मार्केट वॉच करेगा क्या बोलते हैं। और तो सब यही कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई रही तो हमें एक और रेट शायद बढ़ाना पड़े, और पॉज तो इस साल नहीं होता। बट मार्केट अभी भी 2 से 3 कट दिखा रहा है दिसंबर तक, यूएस मार्केट। तो पहले 3 कट लगभग तय दिखा रहा था। अब पिछले हफ्ते के आंकड़ों के बाद, ये कंज्यूमर सेंटिमेंट नंबर्स, ये सब के बाद डॉलर फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। और उसके साथ क्या हो रहा है कि जून 14 का रेट हाइक का प्रोबेबिलिटी 20% हो गया। वो ज़्यादा नहीं है, उससे बढ़ेगा नहीं रेट, बट थोड़ा बहुत मार्केट के लिए विचलित होने का टाइम आ जाता है। और सबसे मूलभूत कारण है डेट सीलिंग पे जो लड़ाई चल रही है, वो अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ा एक रिलीफ रैली आ सकता है। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कॉशियस स्टैंस है अभी मार्केट्स पे। इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, फ्लोज अच्छे हैं, और बहुत तगड़े एफआई फ्लोज आ रहे हैं। बट एक आंकड़ा देना चाहूंगा अनिल जी कि जापान में अप्रैल में $22 बिलियन एफआईज ने डाला। तो इस तरह का पैसा भारत में भी आ सकता है आगे चल के। तो ये बहुत एक सॉलिड, एक फंडामेंटल बेसिस देता है हमारे मार्केट्स को। बट ग्लोबल की तरफ से कॉशन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा अभी कॉशियस रहने का ही टाइम है। ये मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा ग्लोबल कारणों से। डोमेस्टिक कारण में सब पॉजिटिव है, टिक मार्क है सारे। इन्फ्लेशन भी हमारी बड़ी तगड़ी गिरी और पॉज कर दिया आरबीआई ने। तो बहुत सराहना करनी चाहिए हमारे सेंट्रल बैंक की कि सही इन्होंने डिसीजंस लिए और इन्फ्लेशन को नीचे ले आए, और उसके बाद ओवर एक्सटेंड नहीं किया रेट हाइक पे रुक गए। तो ये बहुत अच्छी बात रही। एक खास बात जो बग्गा साहब से मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजा हैं उनका असर आज और अब तक जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं सर, उस पर किस तरह का पड़ेगा बाजार पर। आज का तो रिजल्ट दिख रहा है, कोई खास असर दिख नहीं रहा, बाजार डे हाई पर आ गए हैं, इनफैक्ट पूरे रनअप के हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में कुछ बड़ा असर बाजार पर आगे चलते हुए दिखता है सर? नहीं अनिल जी, ये स्टेट इलेक्शंस का ज्यादातर असर नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट क्या चाहता है, क्लैरिटी। तो अगर किसी भी पक्ष का इस तरह का बहुमत आता है तो उसको वेलकम किया जाता है मार्केट द्वारा। सो ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आज हम जिस तरह से देख ही रहे हैं, अच्छी रिकवरी हुई, हमारे मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक। तो और फ्लोस पर भी कोई इतना असर नहीं है। अब आगे जाते हुए क्या देखना है कि नेशनल इलेक्शंस हैं अगले साल। उसके पहले आप देखेंगे कि 2-3 और बड़े प्रांतों के इलेक्शन हो जाएंगे। वो 2019 में भी यही हुआ था कि एक पार्टी पिछड़ी थी स्टेट इलेक्शंस में, बट फिर नेशनल इलेक्शंस में आगे बढ़े। तो मार्केट्स ये भी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट है 2019 का कि नेशनल इलेक्शन अलग तरीके से, वो ज़्यादा प्रेसिडेंशियल तौर पे लड़े जा रहे हैं, और उनके मुद्दे अलग हैं, और प्रांतीय इलेक्शन जो है उसके लोकल मुद्दे हैं। तो इस तरह से मार्केट काफ़ी मैच्योर है, और फॉरेन निवेशक भी मैच्योर हैं। और जिससे भी मेरी बात हो रही थी वीकेंड को भी 2-3 कॉल्स आए थे बाहर से लोगों के, सब समझ रहे थे कि इसका अहमियत है ज़रूर कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट की। बट जो हमने फिर समझाया वोट शेयर, और साथ में जो नेशनल इलेक्शन के मुद्दे जो अलग रहते हैं, उसके बाद वो यही लोग कह रहे थे 2019 में भी ऐसा ही हमने देखा था, और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे लोग मार्केट के बारे में। तो फिर कहूँगा डोमेस्टिकली भारत में मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे। ग्लोबल इशू आएगा हमारे लिए, और उससे हमें सावधान रहना है। अमेरिका का जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली जो क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्शन है, और उसमें जो ग्लोबल डबल इंजन है अमेरिका और चाइना, तो वो चाइना में
इतना अच्छा नहीं है। कल चाइना के नंबर बड़े दमदार आएंगे, साल 10 साल के। कल उनका इन्वेस्टमेंट नंबर, फैक्ट्री ऑर्डर, ये सब आने वाला है, बहुत तगड़े नंबर आएंगे। बट वो डिस्काउंटेड है क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे शंघाई और बड़े बड़े शहर लॉकडाउन में थे अनिल जी। तो कल नंबर अच्छे आएंगे, बट वो बेस इफेक्ट के कारण अच्छे आएंगे। उसको हमें मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर में देखना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर का नंबर कल थोड़ा मिसलीडिंग आएगा चाइना का। हो सकता है थोड़ा उससे उछाल भी आए एशियाई मार्केट्स में, बट चाइना में इतना तेज ग्रोथ नहीं आ रहा है। जैसे आप सवेरे भी बता रहे थे कि कमोडिटीज, मेटल्स भी शाइन नहीं कर रहे। तेल 4 हफ्ते से नीचे है और बिल्कुल दिशाहीन चल रहा है। चाहे सप्लाई रोकी है, ओपेक प्लस ने काफी सप्लाई पे पाबंदी है, बट ओवरऑल चाइना जब तक तेजी से पॉलिसी स्टिमुलस नहीं लाता और बढ़े 5% से ऊपर, तब तक हमारे लिए चेतावनी है। क्योंकि यूएस तो स्लो डाउन आ रहा है, जी। यूएस कॉर्पोरेट ऑलरेडी दिखा रहे हैं स्लो डाउन।